अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज से हम प्रॉपर स्टार्ट लेने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। और एक बात जो है वो पहले क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स देखने आए हो या बस इंफॉर्मेशन लेने आए हो या चाहते हो कि जल्दी जल्दी से बस तुम लोगों को बता दिया जाए और तुम लोग चले जाओ, तो फिर अभी से ही चले जाओ, क्योंकि यहाँ हम मालूमात या इंफॉर्मेशन पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। तो लेक्चर्स जो है वो प्रॉपर लॉन्ग लेक्चर्स होने वाले होते हैं, इसलिए शॉर्ट लेक्चर्स की जो तवक्को है वो ना रखा करो, क्योंकि चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट बिल्ड करना होता है। किसी भी टॉपिक के लिए कंसेप्ट को छेड़ना होता है, उसके बाद फिर हम उसको कंसेप्ट को समझते हैं, तो फिर वो हमें याद रह जाता है, उसको बार बार रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बायोटेक्नोलॉजी में गोता लगाने से पहले, बायोटेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम एक जो वाकया है वो कंसीडर करेंगे। और वो वाकया क्या है? एक बीमारी है, उसका नाम तुम सब लोगों ने सुना है, और उस बीमारी को, आम जो बीमारी है ना, उसको क्या कहते हैं? शुगर पेशेंट्स का नाम सुना होगा। किसका? कहते हैं फलाने बंदे को शुगर है, फलाने बंदे को शुगर है। तो शुगर पेशेंट्स का नाम जो है वो सुना होगा। इसको मेडिकल टर्म्स में या बायोलॉजी के टर्म्स में कहते क्या है? इसको कहते हैं डायबिटीज। क्या क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ये चीज हमें समझने की, मैंने बस बीमारी को देखनी है ताकि हमें बायोटेक्नोलॉजी की समझ आ सके। तो शुगर पेशेंट्स का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं डायबिटीज। अब इस डायबिटीज की टाइप्स हैं, उसमें एक डायबिटीज 1 होती है और एक डायबिटीज 2 होती है। मैं बीमारी को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं एक चीज से बताना चाह रहा हूं। तो ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज 1, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसमें मसला क्या होता है बेसिकली, कि हमारा जो पैंक्रियाज है, वो पैंक्रियाज क्या करता है, ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि वो हमारे पास एक इंसुलिन बनाता है और एक ग्लूकागॉन बनाता है। ठीक है? तो ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में जब शुगर ज्यादा हो जाए, ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, तो उस ग्लूकोज को नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है और उसका काम ये होता है। तो अब डायबिटीज 1 में बेसिकली क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में जो पैंक्रियाज है उनमें इंसुलिन बनाने वाले सेल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनती तो हमारे ब्लड में भी इंसुलिन शामिल नहीं होती। तो फिर क्या है कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, और उसको कम करने वाला जो हमारे पास केमिकल है, इंसुलिन जो हार्मोन है, वो मौजूद ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें बीमारी हो जाती है, दैट इज डायबिटीज 1। एक डायबिटीज 2 है, हम उस चीज को नहीं देख रहे। तो यहाँ पे क्या है, ये बीमारी आजकल इतनी ज्यादा ये हमें खतरनाक नहीं लगती, लेकिन आज से 100 साल पहले ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस बीमारी ने बहुत लोगों को मार दिया था। ठीक है? डायबिटीज, या इसको उर्दू में ज़ियाबितस बोलते हैं, या आम लफ्जों में शुगर पेशेंट्स जो होते हैं। तो इन शुगर पेशेंट्स को आजकल क्या किया जाता है, आजकल उनको इंजेक्शन या ओरल या जिस तरीके से भी इंसुलिन दी जाती है। क्या दी जाती है? इंसुलिन दी जाती है। तो ये जो इंसुलिन है, अगर इसकी मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो आजकल तो बड़ा इजी है, इसकी प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल भी है। लेकिन आज से अगर 70-80 साल पहले चले जाएं तो इस इंसुलिन को ऑब्टेन करने के लिए, क्या इस इंसुलिन को किस चीज से, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ये किस चीज से ऑब्टेन होती थी। ये ऑब्टेन होती थी काउ से, मतलब गाय से, या फिर पिग से। उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन इकट्ठी होती थी। पिग्स क्या है? खंजीर, जिसको आम लफ्जों में उर्दू में बोलते हैं। तो इन दो जानवरों से इंसुलिन जो है वो आइसोलेट की जाती थी, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन आइसोलेट की जाती, तो वो इंसुलिन फिर डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती थी, डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती थी। तो अब ये कोई इजी काम नहीं है, मतलब काउज और पिग्स को इंसुलिन को इकट्ठी करना बहुत, इसके मतलब इंसुलिन की डिमांड, शुगर पेशेंट्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, और इंसुलिन की जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड और बहुत महंगी हुआ करती थी। महंगी क्यों हुआ करती थी कि बिलफर्ज उस वक्त जो एक पेशेंट होता था, एक डायबिटिक पेशेंट जो है, उसके 1 साल के इंसुलिन के लिए कम से कम 50 गाय या पिग्स को स्लाटर किया जाता था, उनको कुर्बान किया जाता था, उनको ज़बह किया जाता था, और उनके पिग, मतलब उनके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन इकट्ठी होती थी वो एक पेशेंट के लिए 1 साल की दवाई होती थी। तो अब लाखों पेशेंट्स थे,
तो किस किस को हमने पूरी करनी थी। उस वक्त जो सप्लायर्स है, जो कंपनियां थी जो इंसुलिन सप्लाई कर रही थी, वो तकरीबन 1 लाख, ये चीज देख लो, 1 लाख पिग्स रोजाना डेली क्या करते थे, स्लॉटर करते थे। 1 लाख पिग्स डेली स्लॉटर करते थे और ये इंसुलिन की सप्लाई करते थे। तो मतलब क्या, डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत महंगी थी, क्योंकि बहुत लिमिटेड थी। जानवरों का सत्यानाश किया जाता था और उनकी पैंक्रियाज से इंसुलिन इकट्ठी की जाती थी और वो इंसुलिन फिर डायबिटीज पेशेंट्स को दी जाती थी। लेकिन कब तक दी जाती, क्योंकि महंगी इतनी ज्यादा होती थी। उसके बाद वो जो इंसुलिन थी, क्योंकि वो तो एनिमल से अपटेंड है, तो वो इंसुलिन प्रॉपर ह्यूमन इंसुलिन भी नहीं थी, जिसकी वजह से पेशेंट्स को एलर्जिक जैसे कोई साइड इफेक्ट्स, एलर्जी हो गई या कोई और तरह के साइड इफेक्ट्स, इरिटेशन वाले, वो भी होना शुरू हो जाते थे। तो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अगर आज की मैं बात करता हूं, तो आज ये इंसुलिन जो है वो हम कैसे अपटेन करते हैं, क्योंकि 2005 में 2005 में ये एनिमल वाली इंसुलिन टोटल खत्म हो गई थी, इसको बैन कर दिया गया था, इसको इरेडिकेट कर दिया गया था। तो इतनी ज्यादा डिमांड के बाद इतने कम सप्लाई थी इंसुलिन की, तो हमने ऐसा क्या किया कि इंसुलिन अब हमें वाफर मिकदार में मिल रही है, इंसुलिन हमें ज्यादा मिकदार में मिल रही है। तो मैं बेसिकली बता दूं कि इंसुलिन को आजकल हम, बायोलॉजी का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम इंसुलिन जो है वो हासिल कर रहे हैं। और एक और लफ्ज में बता दूं तो इंसुलिन को आजकल हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। हालांकि बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री है ही नहीं, वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, फिर भी हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं और उन बैक्टीरिया से हम इंसुलिन ऑब्टेन कर रहे हैं, जो बड़ी सस्ती पड़ रही है हमें। और मजे की बात, एग्जैक्ट वही इंसुलिन होती है जो ह्यूमन की है, एग्जैक्ट वही इंसुलिन होती है जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, वही इंसुलिन हम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करवा रहे हैं और वहां से डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको वो इंसुलिन दी जा रही है। आजकल इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है। तो ये इतने मजे का काम, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन, ये जो ड्रग है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल हुई है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे। हम सीखेंगे इसके बारे में, या आम लफ्जों में वो बैक्टीरिया के थ्रू हम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल थी, यहीं से हम बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इतना हमें पता, अब हमारे जहन में कार है कि यार ये कैसे, मतलब इंसुलिन को हम बैक्टीरिया से कैसे हासिल कर रहे हैं, ये चीज जहन में रखो ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़े कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज। तो इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी को अब तसल्ली से सीख लेते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, हम जाते नहीं है डायरेक्ट जो है वो टॉपिक्स पे जाके जंप नहीं करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से पहले पहले हमें जितनी बायोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड ईयर बुक है, तो इससे पहले जो जो बायोलॉजी पढ़ी है, थोड़ी सी उस बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उनको हम कर लेते हैं रिकॉल। उनको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल का मतलब कि थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, एक कोई भी सेल है, क्या है, कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, सिंपल सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। सेल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है। अगर क्रोमोसोम्स को हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए हैं, एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं डीएनए। सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, रिकॉल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बना है, डीएनए के एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए के बारे में हमें प्रॉपर किसने इंफॉर्मेशन दी थी, इसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, डीवाटसन एंड क्रिक ने। कुछ याद आ रहा है, डीवाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल पेश किया था। अब इस डीएनए, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड इसके ऊपर जिपर की तरह लिपटा हुआ होता है, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके एक साइड को हम बोलेंगे 5 प्राइम, तो उसी के दूसरे साइड को हम बोलेंगे 3 प्राइम। और इसी तरह जो दूसरे स्टैंड पे है तो इसके यहां पे होगा 3 प्राइम, यहां पे होगा 5 प्राइम। डिटेल से समझना है तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला लेक्चर जो है वो देख लो। अब ये 5 प्राइम क्यों है? क्योंकि हमें पता है कोई भी जो डीएनए है, चाहे आरएनए हो, कोई भी हमारे पास क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या कोई भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, उसमें बेसिक जो है वो किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? 3। एक हमारे पास फास्फेट ग्रुप, एक हमारे पास बेस शुगर, एक शुगर, और एक हमारे पास बेस। कौन सी बेस? नाइट्रोजनियस बेस। कुछ चीजें याद आ रही है? फास्फेट शुगर, फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। उसमें भी हमें पता है कि फास्फेट ग्रुप और शुगर जो है वो डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, मतलब ये वाली स्ट्रिप बनाते हैं, ये वाला स्ट्रैंड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो अंदर की तरफ होती है। ऐसे किसकी तरफ होती है? अंदर की तरफ ऐसे होती है दोनों स्ट्रैंड्स पे। फिर ये नाइट्रोजनियस बेस हमने कहा था कि ये कितनी होती है, मतलब वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, ये कितनी है? 4। कौन कौन सी? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ऐसा ही है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरासिल था। थाइमिन की जगह क्या था? यूरासिल। फिर जो शार्गफ का रूल था, क्या उसने कहा था कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि साइटोसिन गुआनिन के साथ हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। थाइमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। याद रहेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स। तो अब ये जो नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बिलफर्ज ये पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एडेनिन है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड गुआनिन है, चौथा न्यूक्लियोटाइड थाइमिन है, और यहाँ पे पांचवा न्यूक्लियोटाइड फिर से थाइमिन है। फिर अगर इस पे आते हैं तो हम बिलफर्ज ये कहते हैं ये जी है, फिर ये सी है, फिर ये टी है, फिर ये हमारे पास ए है, फिर ये टी है, फिर ये जी है, फिर ये सी है। सिंपल में न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है जो डीएनए को बना रहा है। तो अब ये सीक्वेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? ए के अगेंस्ट आएगा हमेशा हमारे पास टी, थायमीन, डबल बॉन्डेड के साथ। वो उस चीज के डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो ए के अगेंस्ट क्या होगा हमारे पास? ए के अगेंस्ट हमारे पास होगा टी। इसी तरह सी के अगेंस्ट क्या होगा? जी। जी के अगेंस्ट क्या होगा? सी। फिर टी के अगेंस्ट ए, टी के अगेंस्ट ए, जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी। कंप्लीमेंट्री पेयर आ रहे हैं। टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट टी, टी के अगेंस्ट ए, और फिर जी के अगेंस्ट सी, और सी के अगेंस्ट जी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं और एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता चला जाता है। इतनी बातें होप सो के समझ जाएगी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि डीएनए और आरएनए में बेसिकली क्या फर्क होता है। डीएनए और आरएनए में बेसिकली फर्क जो होता है वो होता है शुगर का। डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। डीऑक्सीराइबोज मतलब राइबोज है तो 5 कार्बन वाला शुगर है, लेकिन उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कार्बन नंबर 2 पे जो हमारे पास है, ये यहां पे बना लेते हैं, ये और ये। तो ये हमारे पास है जो कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 तो इधर आ जाएगा, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो 2 है इस पे हाइड्रोक्सिल की जगह क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं है कार्बन नंबर 2 पे, जबकि राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये उन दोनों में फर्क है। किसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है, डीऑक्सीराइबोज है। इतनी बातें पता होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या हो गया हमारे पास? सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं कि ये एक डीएनए है। इस डीएनए को मैं क्या करता हूं? सिंपल सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देता हूं। ये बात याद रखना, सिंपल किसके फॉर्म में लिख रहा हूं? सीक्वेंस के फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको भी मिटा देते हैं।
तो सीक्वेंस के फॉर्म में लिखता हूं, बिल फर्ज में एक सीक्वेंस बनाता हूं, ए टी सी जी, जी सी टी ए टी जी 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 सी टी ए जी सी। ये एक सीक्वेंस है जिसका एक स्ट्रैंड ये वाला है। तो अब खुद बताओ, इसके अगेंस्ट जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा? ए के अगेंस्ट टी, टी के अगेंस्ट, बल्कि इसको भी मैं ब्लैक ही कर देता हूं, ग्रीन हमें काम आएगा, ग्रीन हमें क्या होगा? काम आएगा। तो मैं ए के अगेंस्ट क्या है? टी, टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, जी के अगेंस्ट सी, फिर सी के अगेंस्ट जी, फिर ए, फिर ट्रिपल टी, फिर हमारे पास ए, फिर सी, फिर सी, फिर सी, फिर जी, फिर जी, फिर जी, फिर हमारे पास ए, फिर हमारे पास 3 टी, फिर सी, फिर 4 जी। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये भी हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड है और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक क्रोमोसोम, एक डीएनए का एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल है। अब ये जो डीएनए है बेसिकली क्या है? इस डीएनए के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के जितनी भी प्रोटीन्स है या उसकी जितनी भी जिंदगी है, वो प्रोटीन्स बनाने की फैक्ट्री, वो हमारे पास वो जो ब्लूप्रिंट है, वो जो नक्शा है, वो डीएनए के अंदर पड़ा होता है। फिर इस डीएनए का जो सीक्वेंस है, ये डीएनए क्या करता है? इस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ जीन्स होती है। क्या होती है हमारे पास? जीन्स। अब जीन्स क्या है? जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है हमारे पास? जीन की अगर डेफिनेशन देखें चैप्टर डीएनए और क्रोमोसोम वाले से, तो जीन क्या है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि एक खास किस्म की प्रोटीन बनाता है। बिलफर्ज मैं कहता हूं कि यहां पे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे कि मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास सी जी जी सी टी, ये एक सीक्वेंस है। ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आगे हमारे पास एक प्रोटीन बनाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन। तो ये पूरा डीएनए है, उसके अंदर ये जो सीक्वेंस है, ये जो खास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ट्रांसलेट होकर क्या बनाता है? इंसुलिन, एक प्रोटीन बनाता है। तो फिर ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ये सीक्वेंस कहलाएगा जीन। ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? जीन। जीन की डेफिनेशन क्या होगी? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which is translated into a specific protein, into a specific protein। तो ये जीन है, पूरा डीएनए का एक सीक्वेंस है, उसके अंदर एक खास किस्म, एक खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि खास किस्म का हमारे पास प्रोटीन बनाएगा, उसको बोलेंगे जीन। उसको क्या बोलेंगे? जीन। जैसे ये बिलफर्ज ये एक जीन है, ये अगला जो है वो एक और जीन है जो एक और प्रोटीन बनाता है, कुछ और जीन्स है वो कुछ और प्रोटीन्स बनाएंगे, कुछ और जीन्स है वो कुछ और प्रोटीन्स बनाएंगे। तो इतनी बात तो होप्स हो के समझ आ गई है कि एक जीन जो है वो एक खास किस्म के प्रोटीन बनाने के लिए उसके अंदर वो खास सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये बात आ गई। फिर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को कि ये प्रोटीन कैसे बनाता है। तो ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं कि एक जीन जो है, एक डीएनए के अंदर एक खास किस्म का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जब वो एक्सप्रेस होता है, जब वो ऑन होता है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले इसके साथ प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। किसका होता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या काम होता है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, ये जो जीन है, इस डीएनए की एक कॉपी बनती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जिसको हम क्या बोलेंगे? मैसेंजर आरएनए। बिलफर्ज मैं यही हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक जीन है। अब इस जीन में मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो ये जो 5 प्राइम का स्ट्रैंड है ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब इसके अगेंस्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो वो मैसेंजर आरएनए के क्या हमारे पास सीक्वेंस होगा? साइटोसिन के अगेंस्ट क्या आता है हमारे पास? है साइटोसिन के अगेंस्ट हमारे पास आएगा ग्वानिन।
ग्वानिन के अगेंस्ट क्या आएगा हमारे पास है साइटोसिन, फिर ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन, फिर साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन, और फिर थाइमिन के अगेंस्ट एडेनिन। और याद रखना अगर यहाँ पे एडेनिन होता, मतलब बिलफर्ज ये भी ए में शामिल है, ये जो है ये भी सीक्वेंस में शामिल है, तो यहां पर अगर ए है तो मैसेंजर आरएनए में टी नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए। ये क्या है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए। ये सीक्वेंस न्यूक्लियस से बाहर आएगा, वो भी हमारे पास मॉडिफाई हो गया, हम उसमें नहीं जा रहे, मतलब डेथ में हम हमारे पास डेथ में नहीं जाएंगे, ये न्यूक्लियस से, इससे हमारे पास जो जीन था वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा था, ट्रांसक्रिप्शन हुई तो वो मैसेंजर आरएनए बाहर आया। अब इस मैसेंजर आरएनए के पास बेसिकली वो जो नक्शा है, वो जो डीएनए है उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, वो जो कोई भी एक नक्शा है जो कि एक सेंट्रल कमांड के पास है, जो एक जगह पे पड़ा हुआ है, बाहर बंदा जाता है, कोई बंदा जाता है और उस नक्शे को फोटोकॉपी कर लेता है, उसके खास जगह को फोटोकॉपी कर लेता है और वो फोटोकॉपी अपने साथ बाहर ले आता है। तो सेम इसी तरीके से ये जो जीन है, ये जो डीएनए है, उसकी फोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्शन में बनती है, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर इस साइटोप्लाज्म, ये जो मैसेंजर आरएनए जब बाहर आता है तो अगला प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान ये जो मैसेंजर आरएनए आया था बाहर, इस मैसेंजर आरएनए के गिर्द राइबोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। राइबोसोम जब इकट्ठे होते हैं तो वो इस मैसेंजर आरएनए को रीड करना शुरू कर देते हैं, इस सीक्वेंस को रीड करना शुरू कर देते हैं। और ये भी हमें पता है कि तीन जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक कोडॉन का काम करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास एक अमीनो एसिड बनता है, ये तो मैंने सिंपल बता दिया। तो यहाँ पे वो ट्रांसलेशन के दौरान हमारे पास जो राइबोसोम्स है वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं या पेप्टाइड बनाते हैं, सीक्वेंस ऑफ क्या अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से एक जीन से एक प्रोटीन जो है वो बनती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेसेस। ये होप्स हो कि ये बातें भी समझ आ गई हैं, ये बातें भी क्या हो गई है, समझ आ गई है। तो अब हम छेड़ना शुरू कर देते हैं इस जीन्स को, क्या करना शुरू कर देते हैं, छेड़ना शुरू कर देते हैं। हमें यह पता है कि अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उसका प्रोटीन भी चेंज आएगा। ये पता है ना कि ये सीक्वेंस अगर चेंज हो तो प्रोटीन भी चेंज आएगा। अब मैं क्या करता हूं, बिलफर्ज ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मैं एक और चीज ऐड करता हूं, मैं ये डबल ए जो है ये ऐड कर देता हूं। मतलब ये एक जीन है, ये जीन में पहले इसके जो हमारे पास थी कोड वो ये वाला था, तो इससे एक अलग किस्म का प्रोटीन बन रहा था। मैं क्या करता हूं कि इसी कोड में एक कोडॉन और डाल देता हूं, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता हूं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो जब मैं इसमें एडिशन करूंगा तो मुझे बताओ कि इस वाले से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, क्या उसकी प्रोटीन और जो इस वाले से प्रोटीन बनी थी वो दोनों सेम होंगी? नहीं, वो सेम नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं जीन्स में कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूं तो प्रोटीन के कन्फर्मेशन पे फर्क पड़ेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर इस जीन्स में मैं कुछ चीज डिलीट करता हूं, जैसे पहले हमारे पास ये CGG CT था, मैं यहां से ये वाला G रिमूव कर देता हूं, ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं बहुत बड़ा। तो जब मैं ये G या पूरा एक सेगमेंट रिमूव करूंगा तो उससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, क्या उसकी प्रोटीन और पहले वाले की प्रोटीन सेम होगी? अगेन आंसर उसका होगा कि नो, प्रोटीन जो है वो सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस जीन के सीक्वेंस में छेड़छाड़ करने से मैं प्रोटीन के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ कर सकता हूं, उसको चेंज कर सकता हूं। सीक्वेंस ऑफ जीन चेंज होगा तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होगा, तो हमारे पास प्रोटीन की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। बिलफर्ज पहले वो प्रोटीन गोल बन रहा था, अब वो प्रोटीन जिगजैग बन रहा है। पहले वो प्रोटीन जिगजैग बन रहा था, अब वो प्रोटीन सीधा बन रहा है। तो ये क्या है, मैं प्रोटीन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजिंग ला रहा हूं। वो चेंजिंग बेसिकली क्या है, मैं जीन्स के साथ इंजीनियरिंग कर रहा हूं।
जीन्स के साथ क्या कर रहा हूं, इसको इंजीनियर कर रहा हूं, कहीं पे ऐड कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, कहीं पे डिलीशन कर रहा हूं, कहीं पे मुझे एडिशन डिलीशन की जरूरत नहीं होती। बिलफर्ज मैं यहां पे पहले जी था उसके अगेंस्ट, मतलब पहले जी था तो उसके अगेंस्ट सी था, मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं ए को। किसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ए को। अब ये मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन की है। पहले यहां पे सी था, मैंने उसकी जगह ए कर दिया तो इसके अगेंस्ट आएगा टी, तो यहां पे फिर सीक्वेंस चेंज है। जब ये सीक्वेंस चेंज होगा तो उसका जो प्रोटीन है वो भी क्या बनेगा, चेंज होगा। उसका प्रोटीन पे क्या होगा, प्रोटीन चेंज होगा। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, मॉडिफिकेशन। तो अगर मैं जीन्स के साथ चाहे उसमें एडिशन करूं, चाहे मतलब उसमें कुछ चीज रिमूव करूं, कोई चीज ऐड करूं, या उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दूं, और वो उस मॉडिफिकेशन या उस एडिशन या उस रिमूवल की वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, उससे क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की जुबान में। इस पूरे प्रोसेस को क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक, एक खास किस्म का नाम दिया जाता है, जिसको मैं बोलता हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ या सीक्वेंस ऑफ जीन्स न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या करते हैं, चाहे एडिशन करें, चाहे रिमूवल करें न्यूक्लियोटाइड्स की, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स की मॉडिफिकेशन करें, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स की मॉडिफिकेशन करें, किसी भी प्रोसेस से अगर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमने चेंज कर लिया तो उसके रिजल्ट में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या फंक्शन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर भी हो सकता है फंक्शन भी हो सकता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो होप्स हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की समझ आ गई है। तो अब मजे की बात बताऊं कि जो हमारा चैप्टर है सेकंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी, वो ज्यादातर फोकस कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। किस चीज पे फोकस कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। वो छेड़छाड़ कर रहा है जीन्स के साथ। ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, इसमें जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, ज्यादातर मैं की बात कर रहा हूं, ज्यादातर वो किसको फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। और होप्स हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जहन में बैठ गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बला है। तो सबसे पहला हम अपना जो टॉपिक है, अगर मैं उसका नाम लिखता हूं, सबसे पहला टॉपिक जो है अगर मैं उसका नाम लिखता हूं तो उसका नाम है हमारे पास जीन क्लोनिंग। उसका नाम क्या है, मार्कर कोई और उठा लेते हैं, जीन क्लोनिंग। अब आसान सा ही लग रहा है। जीन के तो हमें पता चल गई, व्हाट इज जीन। जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which gives a specific kind of protein that is called gene। और जीन क्या है, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो जीन की तो हमें समझ आ गई। क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग का लफ्ज तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, मूवीज में, सीरीज में, या और तरह के क्लोन्स में, फोन्स में आजकल जो ना एप्स के क्लोन्स बन रहे हैं। तो क्लोन बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट कॉपी of something that is called clone, exact copy of something that is called clone। तो जीन तो हमें समझ आ गई। उसकी क्लोनिंग का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जीन्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे, जीन्स को डुप्लीकेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक जीन लेना है और उसकी फोटोकॉपी करनी है। क्या है, जैसे हमारे पास एक पेज होता है, उस पेज को जाके हम फोटोकॉपियर मशीन को दे देते हैं, फोटोकॉपियर को दे देते हैं कि इसकी फोटोकॉपियां कर दो, इसकी फोटो स्टेट कर दो। तो वो क्या करता है, पेज फिर उसकी स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग के बाद बहुत जितनी फोटोकॉपीज हमें चाहिए उतनी फोटोकॉपीज हमें करके निकाल देता है। तो वो जितनी भी फोटोकॉपीज होती है वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है।
उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, सारी एक जैसी होती है। तो यहां पर हमने जीन क्लोनिंग, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, बेसिकली जीन क्लोनिंग में हमने एक जीन की कॉपियां बनानी है, एक डीएनए की कॉपियां बनानी है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए की क्या करनी है, कॉपियां बनानी है। तो उसको हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। जैसे बिलफर्ज मेरे पास एक जीन है सी सी जी जी टी टी सी सी ए, ये एक जीन है और इसकी मैं एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहता हूं। इसके अगेंस्ट वो याद कर लो कि इसके अगेंस्ट जी जी सी सी ए जी जी और टी, ये एक मेरे पास जीन है। मैं चाहता हूं कि ये जो जीन है इसकी बहुत सारी कॉपियां बने, फ्यूचर में मेरे यूज हो सकती है ना। मैं लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं, मुझे एक जीन है वो मिला है, तो उसकी मुझे फोटोकॉपियां बनानी चाहिए, क्योंकि ये जीन मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ तरीके से यूज होगा। तो मेरे पास उसकी फोटोकॉपियां होनी चाहिए जिसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकूं, जिसको मैं कहीं और भेज सकूं। बिलफर्ज मेरा कुलीग है या मैं कहीं पर अपना जीन भेजना चाहता हूं कोई, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो अपना वाले जीन्स उससे नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि वो जीन मुझे बाद में भी जरूरत पड़ेगा, उसके साथ मैंने भी काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस जीन की फोटोकॉपियां करूंगा, उस जीन के क्या करूंगा, फोटोकॉपियां करूंगा। इसी तरीके से हमारे पास डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं, हमें किसी मुलजिम का पता लगाना है, किसी कातिल का पता लगाना है, उसका हमें छोटा सा बाल मिला है जिसके अंदर थोड़ा सा डीएनए है, तो उस डीएनए को पहले हमें एम्पलीफाई करना है, उस डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनानी है। तो वो कॉपियां फिर बाद में हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज करेंगे। तो बहुत सारे प्रोसेसेस में हमारे ये जो डीएनए है फिर ये यूज होता है। तो सबसे पहले हमें उस डीएनए की फोटोकॉपियां बनानी होती है, उस डीएनए की क्या बनानी होती है, फोटोकॉपियां। मतलब ये एक जीन है, इसकी मैं फोटोकॉपी बनाऊंगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, सी सी जी जी टी टी सी सी ए, और इसके अगेंस्ट हमारे पास है जी जी सी सी ए जी जी टी। तो अब ये इसकी एक कॉपी बनी, इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो हमने जीन क्लोनिंग में बेसिकली क्या करना है, जीन क्लोनिंग में हमने जीन्स की एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपियां बनानी है। चेंजिंग ये नहीं है कि इसमें यहां पे टी है और यहां पे हमारे पास ए है, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुई। क्यों? ये जीन फिर उसी की एग्जैक्ट कॉपियां बनानी है, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। जैसे फिल्म में दिखाता है कि ये एक बंदा है, ये क्या है, एक बंदा है, और ये बंदा जो है लेबोरेटरी में उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाए हुए हैं। इस बंदे के बहुत सारे क्या बनाए हुए हैं, क्लोन्स बनाए हुए। तो क्लोन्स क्या है कि एग्जैक्ट वही बंदा है, एग्जैक्ट वही बंदा है। जब इस बंदा ये मरने लगता है तो इसमें एक चिप होती है, वो चिप जो इंस्टॉल की जाती है, वो चिप उठा के दूसरे क्लोन में डाल दी जाती है, तो उसकी सारी मेमोरीज इस क्लोन के पास भी आ जाती है। जब ये मरने लगता है तो इसके पास आ जाती है, और ये सारा क्लोनिंग का सिस्टम जो है दिखाया जाता है। एग्जैक्ट जो हमारे पास एक और बंदा है, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सेल क्लोन किए जाते हैं, प्लांट्स क्लोन किए जाते हैं। तो वो तो मूवीज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली में भी ये चीज पॉसिबल है, इस पे बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो वो क्या है, बेसिकली क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के होप्स के समझ आ गई कि इसको हम बेसिकली हमने डीएनए के सीक्वेंस को क्लोन करना होता है, हमने छोटे लेवल पे काम करना है, हमें जीन को क्लोन करना है, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। या इसका एक दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे लेवल पे क्लोनिंग जो की जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या फिर जीन क्लोनिंग। और ये जो मैं बता रहा हूं, इस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज अवेलेबल है अल्टर्ड कार्बन के नाम से, चाहो तो उसको देख लो। क्लोनिंग के बारे में बहुत सारी चीजों के आइडिया हो जाएगा। तो अल्टर्ड कार्बन के नाम से ये जो है, इसमें क्लोन्स का जो कंसेप्ट है वो सारा यूज हुआ है। तो ये हो गई हमारे पास थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन है कि जीन क्लोनिंग क्या भला है, जीन क्लोनिंग क्या भला है। इंसुलिन से हमने लिया था तो वो सिर्फ बताने के लिए था, अब यूज कहां पे होगा, वो इंसुलिन किस प्रोसेस से बन रही है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमने बात की है कि जीन क्लोनिंग क्या चीज है, होप सो के समझ आ गई है। अब बुक में जो लिखा हुआ कि जब उसको पढ़ोगे तो उसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। फिर ये जो जीन क्लोनिंग है, ये इसके आगे दो टाइप्स हैं, मतलब फोटोकॉपी इसके हमारे पास दो टाइप्स हो सकती है। अब एक फोटोकॉपियर है वो उसकी रंगीन फोटोकॉपी करेगा, एक फोटोकॉपियर क्या है वो उसकी सादा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करेगा। फोटोकॉपियां तो दोनों कर रहा है, लेकिन एक की प्रॉपर्टीज और है, दूसरे की प्रॉपर्टीज और हैं। तो इसी तरीके से जीन क्लोनिंग के भी आगे दो टाइप्स हैं। हम जीन को इन वीवो भी कर सकते हैं, इन वीवो, ये जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीवो का मतलब क्या होगा, इनसाइड अ लिविंग थिंग, इनसाइड अ लिविंग
थिंग, कोई लिविंग सेल है उसके अंदर जब कोई प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड इन वीवो, दैट इज कॉल्ड इन वीवो। जैसे हमारे सेल्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स बन रहे हैं, तो वो जो एंजाइम्स की प्रोडक्शन है वो क्या है, इन वीवो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसी तरीके से जीन क्लोनिंग जो है वो इन वीवो भी की जाती है। इन वीवो मतलब इनसाइड अ लिविंग थिंग, इनसाइड अ लिविंग सेल, एक जिंदा सेल के अंदर जो क्लोनिंग जीन की जाती है उसको बोला जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। खूब सो के अभी ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। जो इन वीवो क्लोनिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसका भी बेसिकली क्या है, जीन को क्लोन करना। अब उसके फायदे क्या है, उसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखेंगे। लेकिन एक तरीका है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग थिंग्स को यूज किया जाता है। दूसरा जीन क्लोनिंग का जो टेक्निक का है, जो दूसरी टेक्निक है वो हमारे पास क्या है, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द लिविंग थिंग। इन विट्रो का मतलब क्या है, वो कोई मशीन भी है किसी भी जगह, लेकिन लिविंग थिंग को इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि आउटसाइड द लिविंग थिंग जब एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है बायोलॉजी में तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो, इन विट्रो। और इन विट्रो में क्या है कि हम एक जीन है, एक डीएनए है, उसको हमने क्लोन्स बनाने हैं, लेकिन आउटसाइड द लिविंग थिंग मतलब किसी मशीन वगैरह में डाल के हमें उस डीएनए की फोटोकॉपियां बनानी है तो वो इन विट्रो क्लोनिंग होगी। और इसके लिए हमारे पास जो बुक में टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये मशीन है, पीसीआर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीआर जिसको बोलते हैं। तो वो इन विट्रो क्लोनिंग ऑफ अ जीन है, जबकि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज इन विट्रो इन विवो क्लोनिंग ऑफ अ जीन है। दोनों में बेसिकली हमारे पास डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है, उसकी कॉपियां बनती है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इसका क्या फायदा होता है, उसका क्या फायदा होता है, इसके क्या नुकसानात है, उसके क्या नुकसानात है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या बला है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या बला है, ये इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर्स के पार्ट हैं। बड़ा ही डिटेल में 2-3 लेक्चर हमारे इस पे होने वाले हैं, 1-2 लेक्चर हमारे इस पे होने वाले हैं, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ाते जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस को। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, इसके बारे में समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये चैप्टर हमारा मूव ऑन करता जाएगा। तो होप्स हो के आज के लेक्चर में ये बात पता चल गई है कि व्हाट इज जीन क्लोनिंग एंड व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बुक में सिर्फ नाम लिखे हुए हैं लेकिन इसका कंसेप्ट अभी हमें पता चल गया। हमने जो ज्यादा टाइम लिया है वो थोड़ा सा रिवाइज करने में लगा है ताकि क्या हो, हमें कंसेप्ट थोड़े से रिलीव हो जाए, क्योंकि हमने सारे पढ़े हुए इसलिए हमने किसी चीज की डिटेल में बात नहीं की। लेकिन फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बला है वो हमें पता चल गई, फिर जीन क्लोनिंग क्या है वो भी हमें पता चल गई, कितने तरीकों से जीन क्लोनिंग हो सकती है वो भी हमें पता चल गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।